हाय दोस्तों, मैं मोहम्मद इमरान हुसैन आपका आपके अपने YouTube चैनल ब्लेंड विद हुसैन सर में स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हम लोग ज्यामितियां पढ़ेंगे और इससे पहले एक वीडियो हो चुका है। इसमें हम लोगों ने एंगल, कोण है ना, कोण के विषय में पढ़ा, बिंदु देखा, रेखा देखा है ना, कितने प्रकार के कोण होते हैं, उन कोणों के विषय में हम लोगों ने चर्चा की है ना। इस वीडियो को देखने से पहले आप पिछला वाला वीडियो देखना चाहें तो आप देख सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो, ठीक है, आप देख लीजिएगा उसको। आगे हम लोग तो भी कंटिन्यू करेंगे इसमें ज्यामिति में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाला जो एग्जाम हमारा कह सकते हैं आप, टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, आप कह सकते हैं यूपीएसआई, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, इस सारे एग्जामों में अगर बात की जाए ज्यामिति से अगर क्वेश्चन बनते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और आपका क्वेश्चन यहाँ से पुटअप करता है। आने वाला एग्जाम है लेखपाल वगैरह में, सब में आपका ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं इसमें होता क्या है यहाँ पे। तो इसमें एक टॉपिक होता है ज्यामिति में आएंगे, बहुभुज की बात करते हैं हम लोग। क्या आता है? बहुभुज, सॉरी बहुभुज। अभी बात आएगी कि बहुभुज होता क्या है, बहुभुज किसे कहते हैं हम लोग। बहुभुज से ही मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि बहु बहु मिस होता है बहुत, और भुज मिस होता है भुजा। जिसकी बहुत ज्यादा भुजाएं हों उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बहुभुज बोलते हैं, ठीक है। बहुभुज में इसका डिफिनेशन होगा कम से कम तीन भुजाओं से ज्यादा घिरी हुई आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे? बहुभुज बोलते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुभुज बोला जाता है। यहाँ पे बात करें तो बहुभुज की बात करता है। यहाँ पे बहुभुज होता है कई भुजाओं के द्वारा अगर बोलता है तो अंतःकोणों की बात करता है, बाह्य कोणों की बात करता है कि अंतःकोणों का योग बराबर कितना होता है, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग बराबर कितना होता है, पंचभुज के अंतःकोणों का योग बराबर कितना होता है, ठीक है। आपका सम अष्टभुज हुआ, अष्टभुज हुआ, सम 10 भुज हुआ, सम 18 भुज हुआ। इस तरह से अगर भुजाओं के द्वारा घिरी हुई आकृति होगी, अगर सम होगी या विषम होगी तो उसके अंतःकोणों का योग बराबर कितना होता है। इस तरह से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो इसी को हम लोग देखेंगे और वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन ये आप बहुभुज की बात करते हैं, तीन या तीन से अधिक, यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं हम लोग? बहुभुज कहते हैं। क्या कहेंगे? बहुभुज कहते हैं। तीन या तीन से आकृति, क्योंकि जब तक तीन आकृति नहीं बनेगी, जैसे कि हम दो आकृति अगर यहाँ पे दो रेखाओं के द्वारा तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग त्रिभुज बोलेंगे, तो कम से कम तीन भुजा होनी चाहिए। अगर दो भुजा होगी तो ये घिरी हुई आकृति नहीं कर सकते हैं इसको हम लोग। इसको पॉलीगन हम नहीं बोलेंगे। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पॉलीगन बोलते हैं। पॉलीगन होता है, ठीक है। तो पॉलीगन बोलता है। तो पॉलीगन जब भी होगा तो पॉलीगन के लिए कम से कम तीन भुजा होना अनिवार्य होता है। जब तक तीन भुजा नहीं होगा तब तक हम लोग पॉलीगन बना नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये दो भुजा है, देखिए दो भुजा के द्वारा कहा आकृति घिरी है, ये नहीं घिरी है। कम से कम तीन भुजा, देखिए तीन भुजा के द्वारा अगर घिरी हुई आकृति होगी तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बहुभुज बोलेंगे आप, ठीक है। बहुभुज हो गया, यहाँ प्लूरल हो गया आपका। यहाँ पे ये बहुभुज है आपका, ये बहुभुज है, ये बहुभुज है, ये सब बहुभुज है। जितने की बात करेंगे सब बहुभुज है आपका, सिर्फ सब बहुभुज है आपका। ऐसे करके ऐसे ले लेंगे आप, सब बहुभुज है आपका, ठीक है। तो बहुभुज में तो बहुभुज दो प्रकार का होता है। दो प्रकार की बहुभुज की बात करते हैं। सब बहुभुज है आपका, है ना, बहुभुज। तो बहुभुज में हम लोग यहाँ पे बहुभुज दो प्रकार का होता है। बहुभुज को हम दो भागों में बांट देते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए बहुभुज किसे कहते थे हमने, ये देखिए आपका, इसकी परिभाषा है आपका, ठीक है। बहुभुज को दो भागों में बांटते हैं हम लोग। पहला भाग होता है उत्तल बहुभुज और होता है ये अवतल बहुभुज। दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल बहुभुज, दूसरा होता है अवतल बहुभुज। पॉलीगन तो बहुत प्रकार के होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं पॉलीगन की बात करें, बहुभुज की बात करते हैं हम लोग, है ना। लेकिन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, उत्तल और अवतल। उत्तल की बात करता है, उत्तल क्या होता है? इसमें कहता है कि प्रत्येक
इसका है प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण कोण का मान क्या होता है 180 अंश से कम होता है। क्या होता है? कम होता है। ये कहता है यहां पे, इसका मतलब होता है इसका किसी एक कोण का मान, किसी एक कोण का मान करते हैं, या ऐसे कर सकते हैं हम लोग, कम से कम एक कोण का मान 180 अंश से क्या होगा, अधिक होता है। अवतल बहुभुज किसे कहेंगे? जिसके कम से कम एक कोण का मान जो है 180 अंश से अधिक होता है, उसे हम बोलते हैं अवतल बहुभुज। जिस यहां पे बोलता है प्रत्येक अंतःकोण का मान, प्रत्येक अंतःकोण का मान, ठीक है, क्या होता है 180 अंश से हमेशा क्या होता है, कम होता है। 180 अंश से हमेशा कम होगा, दो समकोण से हमेशा कम होगा। दो समकोण का मतलब, एक समकोण का मतलब होता है 90 अंश, दो समकोण का मतलब 180 अंश होता है। ठीक है, तो प्रत्येक अंतःकोण का मान जो है 180 अंश से अगर कम होता है उसे हम लोग बोलते हैं उत्तल बहुभुज। और जिस बहुभुज के एक कोण का मान, कम से कम एक कोण का मान अगर 180 अंश से अधिक होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं अवतल बहुभुज। जो क्वेश्चन आपसे ज्यादा से ज्यादा पूछता है वो पूछता है, इसी से पूछता है, उत्तल बहुभुज। ये जितने आप चतुर्भुज, षष्ठभुज, अष्टभुज आप बोलते हैं, हम लोग समबहुभुज की बात करते हैं यहाँ, तो ये सारे उत्तल बहुभुज होते हैं, अवतल कोई नहीं होता है, अवतल नहीं होता है। ठीक है, तो उत्तल बहुभुज की बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे ये सब होता है। उत्तल बहुभुज की में क्या हो जाएगा, देखिए उत्तल बहुभुज की ये आकृति है, ये आकृति हो जाएगी, ये आकृति होगी, ये सब उत्तल बहुभुज की आकृति है। इसको बात कर लेंगे हम लोग, है ना, ये देखें ये षष्ठभुज हो जाता है। यहाँ पे बात कर लेंगे, इस तरह से बन जाता है जो आपका अष्टभुज बन जाता है ना, ये देखें ऐसे करके ये अष्टभुज हो जाता है ना, अष्टभुज होगा, नवभुज होगा, दशभुज होगा, है ना। ये सारे किसके उदाहरण हैं, तो आपके ये उत्तल बहुभुज के हैं, उत्तल बहुभुज के उदाहरण सारे से आते हैं। ठीक है, आइए इसको देखेंगे। अवतल बहुभुज कब होता है, तो ये कब कैसे होता है, 180 अंश से ज्यादा हो जाएगा। तो देखिए सारे का मान आप जान सकते हैं, तो ये 90 अंश से 180 अंश से कम होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सरल रेखा जो है कितने अंश का कोण बनाती है, 180 अंश का कोण बनाती है। तो सारे में देखेंगे, ये सारे कोणों का मान देखेंगे हम लोग, देख लीजिए आप, ये सारे कोणों को जहां भी मैं रख रहा हूं, इसका मान जो है 180 अंश से क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, देखिए ये भी 180 अंश से कम, ये भी 180 अंश से कम है ना, सारे 180 अंश से। देखिए ये भी कम है, ये भी कम है, सब 180 अंश से क्या है, सारे 180 अंश से कम है, सारे 180 अंश से कम है। जब 180 से कम होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उत्तल बहुभुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उत्तल बहुभुज बोलते हैं। अवतल बहुभुज किसे कहेंगे, तो यहाँ पे जिसका 180 अंश से अधिक होता है। इसकी आकृति कैसी बनती है, तो हम जैसे आकृति बना लीजिए, लीजिए मैंने ऐसे करके ये बना लिया, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके ये आकृति बन गई। यहाँ पे देखेंगे आकृति बन गई। यहाँ पे ये जो कोण का मान होगा वो क्या हो जाता है, बृहद कोण बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्स एंगल, या प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं हम लोग, प्रतिवर्ती कोण बोलेंगे या बृहद कोण बोलेंगे। यह कोण का मान जो होता है 180 अंश से ज्यादा होगा, 180 अंश से ज्यादा होगा। एक चीज यहां पे जानिएगा, बहुभुज में खासियत क्या होती है, जितने भुजा होगी उतने कोण बनते हैं। बहुभुज में जितनी भुजाएं होंगी उतने कोण बनते हैं। आपकी देख सकते हैं आप, ये 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, इसलिए 3 कोण बना रहा है। ये देखेंगे 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, इसलिए 4 कोण बना रहा है। ये देखिए 5 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, इसलिए 5 बन रहा है। यहाँ पे अगर 8 होगा तो 8, यहाँ पे 6 भुजा है तो इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 कोण बनेगा आपका। यह अर्थात कहना यह है कि जितने बहुभुज होंगे, जितनी भुजाएं होंगी उतने क्या होते हैं, कोण बनते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे कितनी भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 और 6 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है। षष्ठभुज ये भी है, 6 षष्ठभुज होता है 6, तो 6 भुजा है और 6 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है। अच्छा कोणों का मान देखेंगे तो कितने कोण है, 1 2 3
4, 5 और 6। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि 6 भुजा होगी और 6 कोण होता है आपका। ठीक है, यहाँ पे आइए बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे जानते हैं जिस कोण का मान, जिस बहुभुज के प्रत्येक कोण समान होते हैं, जिस बहुभुज का प्रत्येक कोण समान होता है उसे हम लोग बोलते हैं समकोणिक बहुभुज। क्या बोलेंगे? समकोणिक बहुभुज। जिस भुजा का, जिस कोण का मान, जिस बहुभुज के प्रत्येक कोणों का मान समान अगर होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं समकोणिक बहुभुज। एक चीज जानेंगे आप। दूसरा पॉइंट जानेंगे आप, जिस बहुभुज का, जिस लिख सकते हैं हम लोग, जिस बहुभुज का प्रत्येक कोण समान हो तथा प्रत्येक भुजा समान हो उसे क्या बोलेंगे? समबहुभुज कहते हैं। समबहुभुज कहेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? समबहुभुज बोलेंगे। जिस कोण का, जिस बहुभुज का प्रत्येक कोण समान होता है और प्रत्येक भुजा समान होती है उस बहुभुज को हम लोग क्या बोलते हैं? समबहुभुज कहा जाता है। क्या बोलेंगे हम लोग? समबहुभुज कहा जाता है। ठीक है, आइए अब यहां पे बात आएगी। यहां पे पूछता है आपका कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग बराबर कितना होता है? त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का मान कितना होगा? अंतःकोण का कोण का योग की बात करेंगे। योग, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग बराबर कितना होता है? उसी तरह से आपसे पूछेगा चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग बराबर क्या होगा? पंचभुज के पांचों अंतःकोणों का योग बराबर कितना हो जाएगा? खष्टभुज के 6 अंतःकोणों का, समखष्टभुज के 6 अंतःकोणों का योग बराबर क्या होगा? समपंचभुज के या पांचभुज के आपका कोणों का योग बराबर कितना होगा? ये बात आती है आपका। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं अष्टभुज के 8 अंतःकोणों का योग बराबर कितना होता है। यहाँ पे देखेंगे आप, बहुत ही आसानी से इसको हल कर पाएंगे आप देख सकते हैं आप कैसे होता है। तो सबसे पहले जानेंगे आप, यहाँ पे 2 चीजें होती है। एक होता है अंतःकोण, जो भागों में जानते हैं हम लोग। एक का नाम होता है अंतःकोण। किसी भी त्रिभुज का, किसी के द्वारा जब बनेगा, किसी दो रेखाओं के द्वारा अगर कोण बनता है तो 2 प्रकार का कोण बनता है। एक होता है अंतःकोण और दूसरा होता है बाह्य कोण। बाह्य कोण बोले या इसी को बोलते हैं हम लोग बहिष्कोण। ठीक है, बाह्य कोण बोले या बहिष्कोण की बात करते हैं। अब देखेंगे आप, थोड़ा सा हम बात करेंगे। ये देखिए एक रेखा है, इसके द्वारा अगर ये हम ये कोण बना देते हैं तो ये तो अंतः कहलाएगा, लेकिन इस रेखा को अगर हम आगे बढ़ा देंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे बाह्य कोण। क्या बोलेंगे? ये हो जाएगा बाह्य कोण। अगर इस रेखा को हम आगे ऐसे बढ़ा दें, ठीक है, तो ये कहलाएगा बाह्य कोण। समझ रहे हैं आप लोग? ध्यान दीजिएगा, ये कोण था, है ना? इस रेखा को अगर हम आगे बढ़ा देंगे, जब इस रेखा को हम आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा अंतःकोण और ये हो जाएगा बाह्य कोण। अगर इस रेखा पे ये कोण था, इस रेखा को हम आगे ऐसे बढ़ाएंगे यार, तो ये होता है अंतः, ये होगा बाह्य। और आप जान लीजिएगा अंतःकोण प्लस बाह्य कोण का मान बराबर होता है 180। क्यों होता है? इसलिए होता है कि एक सरल रेखा जो है 180 अंश का कोण बनाती है। क्या बोलती है? 180 अंश का कोण बनाती है। आप पढ़ चुके हैं, पिछले कक्षा में बता चुका हूं मैं। एक सरल रेखा या ऋजु रेखा जो है 180 अंश का कोण बनाती है, 180 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये कोण जितना होगा, अगर इस कोण को अगर जोड़ दिया जाए तो पूरा आप ध्यान देंगे ये कोण का मान कितना हो जाएगा? 180 अंश, क्योंकि एक सीधी रेखा का निर्माण कर देता है। उसी प्रकार अगर बात की जाए, ये रेखा अगर आपके पास ये कोण है और इस कोण में ये कोण जोड़ दिया जाए तो इस पूरे कोण का मान कितना हो जाएगा? 180 अंश। तो हम कह सकते हैं कि अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180 अंश।
अंतः कोण प्लस बाह्य कोण का मान बराबर कितना होता है? 180 अंश होता है। आ गए यहाँ पे? आइए आगे देखते हैं। हम स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आपको, है ना, इसमें कुछ तो है नहीं आपका। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात आती है थोड़ा सा, हम एक त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज बन गया। तो ये सारे जो है ध्यान देंगे, ये अंतःकोण होंगे। ये क्या होंगे? अंतःकोण। 1 2 3। अब ध्यान दीजिएगा, इस रेखा को हम आगे बढ़ा देते हैं इस तरह से। इस रेखा को आगे बढ़ाया तो ये अंतः हो जाएगा और इस त्रिभुज का इस कोण का मान हो जाएगा बाह्य कोण। यानी इसको हम लोग बोलेंगे बाह्य कोण और इसको बोलेंगे हम लोग अंतःकोण। क्या बोलेंगे? अंतःकोण। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा बात, मैं कहना क्या चाहता हूं। इस कोण का मान, इस बाह्य कोण का मान इन दोनों कोणों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। अगर हम नाम दे दें, सॉरी, इसका नाम अगर ए देते हैं, इसका नाम अगर हम बी देते हैं, इसका नाम अगर सी देते हैं और इसका नाम हम देते हैं कैपिटल डी देते हैं, तो हम कह सकते हैं कैपिटल डी बराबर कोण ए प्लस कोण बी बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, बहिष्ठ कोण का मान इसके से इसको छोड़ करके जो शेष दो कोण का मान योग होता है, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है? क्यों होता है? अगर बात की जाए, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे क्यों होता है। तो आप जानते हैं यहाँ पे सीधी रेखा कोण जो 180 अंश कोण बनाती है, 180 अंश से अगर ये निकल जाएगा तो जो बचेगा ये बच जाएगा। इसको निकाल देंगे तो जो ये बचेगा यह किसके योग के बराबर होगा? इन दोनों योग के बराबर होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण के, तो सबको पता है, आप सब लोगों को पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का बराबर होता है 180 अंश होता है। तो 180 अंश में से अगर इसको घटा देंगे तो जो बचेगा वो इसके बराबर होगा। उसी प्रकार 180 अंश में से अगर इसको घटा देंगे जो बचेगा वो इसके बराबर होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका कोण बराबर इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है? इसका बराबर का इस कोण का मान बराबर क्या होगा? इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है? ध्यान दीजिएगा, अगर इस रेखा को हम आगे बढ़ा देते हैं तो ये अंतः होगा और ये बाह्य होगा। अगर इसी रेखा को अगर इस तरह से था, अगर इसको आगे बढ़ा देते हैं तो ये अंतः होगा और ये बाह्य होगा। इस रेखा को आगे बढ़ाइएगा तो ये अंतः होगा, ये अंतः होगा और ये बाह्य। इसको आगे बढ़ाइएगा तो ये अंतः हो जाएगा और इधर वाला बाह्य होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं तीन भुजाओं के द्वारा अगर 3 अंतःकोण बनेगा तो 3 भुजाओं के द्वारा 3 बाह्य कोण भी बनेगा। यानी बाह्य कोण और अंतःकोण जो है क्या होते हैं? संख्या जो होती है उनकी आपस में क्या होती है? बराबर होती है। जितने अंतःकोण बनेंगे उतने ही आपके बाह्य कोण बनते हैं। इतना तो क्लियर हो गया होगा आपका। इसको अगर समझ जाएंगे अगर आप ना, तो इनका जो है अंतःकोण का योग जो है टोटली इजी वे में आप लगाएंगे। आप इसका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। आप कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो जितनी भुजाओं की बात करता है, जितने भुजाओं के द्वारा कोई पॉलीगन बनाएगा, सम पॉलीगन बनाएगा, उस पॉलीगन के अंतःकोण का मान आप चुटकियों में लगाएंगे। आप बोलते बोलते देखते देखते आप लगा देंगे। उसमें कुछ भी आपको करना नहीं है, सिर्फ एक चीज याद करेंगे आप। मैं बोलूंगा एक चीज याद करिएगा, अब पूरा सॉल्व हल हो जाएगा, पूरा हल कर देंगे आप। ठीक है? तो ये हो गया, हम क्या बोलते हैं? अंतःकोण आप जानेंगे, आप हो जाएंगे बाह्य कोण। आपको टारगेट जो इसकी जो अंतःकोण का योग निकालने के लिए अंतःकोण का योग निकालना है, लेकिन आपको याद करना है बाह्य कोण। टारगेट करना है किसके? बाह्य कोण। आप जान लीजिएगा, इसके मान तो अंतःकोण का योग का मान जो होता है क्या होता है? बदलता रहता है। लेकिन बाह्य कोण का मान का योग क्या होता है? स्थिर होता है। क्या होता है? स्थिर होता है। हम कहेंगे सम उत्तल जो है उत्तल बहुभुज में उत्तल बहुभुज के सम बहुभुज के बाह्य कोणों का मान कितना होता है? 360 होता है। या हम बोलेंगे किसी भी पॉलीगन के बाह्य कोणों का योग बराबर होता है 360 अंश। 360 अंश होता है। ठीक है? आप देख सकते हैं। आप अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूं थोड़ा सा, मैं आप सभी लोग जानते हैं कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और जिन 3 भुजाओं के आपस में बराबर होती है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। अगर समबाहु त्रिभुज जब होता है तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 अंश होता है। आप देख सकते हो 60 अंश होता है। जब ये 60 होगा तो इस रेखा को आगे बढ़ाइएगा तो ये हो जाएगा 120।
जब 120 ये होगा तो ये भी तो 120 होगा, इसको बढ़ाएंगे तो ये भी तो 120 होगा। 120 120 3 बार गुणा करेंगे तो बात 36 360 हो जाता है। ठीक है, आइए अब यहाँ पे हल करते हैं हम लोग। तो हम कह सकते हैं क्या करेंगे आप, जब यहाँ पे पूछेगा चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग बराबर कितना होगा, तो सबसे पहले आप जानिएगा कि बाह्य कोणों का योग बराबर 360 होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे बात करिएगा चतुर्भुज का कि एक या प्रत्येक बाह्य कोण का मान बराबर, प्रत्येक बाह्य कोण का मान बराबर क्या करेंगे, 360 में हम 4 का भाग दे देंगे तो 4 9 36 90, यानी एक कोण का मान कितना हो जाएगा 90। तो 4 कोण होगा तो कितना होगा 9 4 36 360। क्लियर। अगर बाह्य कोण का मान, अगर एक बाह्य कोण का मान 90 अंश होगा तो दूसरे बाह्य कोण का मान कितना होगा, अंतः कोण का मान कितना होगा। तो हम जानते हैं कि अंतः प्लस बाह्य बराबर होता है 180 अंश। तो 180 में से अगर 90 घट जाएगा कितना बचेगा 90। यानी एक अंतः कोण का मान अगर आ जाएगा, इसलिए अंतः चतुर्भुज के अंतः कोण का मान बराबर क्या होगा, कोण का मान बराबर क्या होगा। तो आप जानते हैं 180 में से 90 को क्या करिएगा, घटा दीजिएगा, ये हो जाएगा 90 अंश। तो 90 अंश, एक कोण का मान 90 अंश, तो 4 कोण होगा तो इसलिए लेंगे 90 गुणे 4 बराबर 360 अंश। क्लियर। आइए अब हम बात करते हैं पंचभुज के पांचों अंतःकोणों का योग बराबर कितना होता है। तो क्या करिएगा, जब 5 भुज का है, पांचों अंतःकोणों का योग बराबर कितना होता है, तो आप क्या करिएगा जानते हैं, यहां पे देखिए इसमें जो है लिखिएगा 360 में 5 का भाग दे दीजिएगा और यहां लिखिएगा पंचभुज। क्या लिखिएगा, लिखना क्या है, अगर जान गए हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है। पंचभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान बराबर कितना होगा, 5 का भाग दीजिएगा। 5 से 30 अब 5 गुना के 5 से 35 अब 5 गुना के 10, 72 अंश आया यहाँ पे। अब कहेंगे अंतःकोण का मान, पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान, प्रत्येक अंतःकोण का मान ध्यान दीजिएगा। 180 में से इस 72 को क्या करिएगा, घटा दीजिएगा, तो ये आएगा 108। अब 108, एक अंतःकोण का मान 108 आ गया, तो 108 में कितने का गुणा करना है, पंचभुज है इसलिए 5 गुणा कर दीजिए। 5 8 40 और 5 1 5 540 अंश। तो पंचभुज के पांचों अंतःकोणों का योग बराबर कितना होता है, 540 अंश, 540 अंश होगा। उसी प्रकार अगर खष्टभुज की बात करते हैं, खष्टभुज के 6 अंतःकोणों का मान बराबर कितना होता है, तो 6 की बात करता है तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिखिएगा खष्टभुज बाह्य कोण का मान बराबर कितना होगा, यहां पे 6 का भाग दीजिएगा, क्या करिएगा 6 का, और जब 6 का भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 60 अंश। 36। अब यहाँ पे 60 आ गया तो 180 में से किसको घटाएंगे, 60 को घटा दीजिए यहाँ से 60, तो कितना बचेगा यहाँ पे 120 अंश। अब 120 में इसका गुणा करना है, 6 कोण था इसलिए 6 को गुणा 12 6 72 अर्थात 720। उसी प्रकार सप्तभुज बोलेगा तो क्या होगा, तो 7 का भाग दे दीजिएगा। अष्टभुज बोलेगा तो 8 दीजिएगा। एक चीज जान लीजिएगा, अगर ये कटेगा, ध्यान दीजिए कटेगा, कट करके इसका मान जो भी आएगा और उसको घटाने के बाद इसका ये पूर्णतः कट जाएगा, और घटाने के बाद जब ये यहाँ पे अगर पॉइंट में नहीं आएगा, है ना, पॉइंट में न आने के कारण अगर इसमें से अगर भाग दे देंगे आप तो पॉइंट में नहीं आना चाहिए, उसका पूर्ण मान आना चाहिए। अगर पूरा मान आएगा तभी जाकर के सही होगा, अन्यथा बहुभुज की रचना नहीं होती है, बहुभुज की रचना नहीं होती है। ठीक है, ये आपका हो जाता है। अष्टभुज की बात करेगा तो अष्टभुज कर लीजिएगा, देखिए 8 भुजाओं का मान निकालते हैं हम लोग, या 10 भुज करिएगा, देखिए 10 भुज हो गया ना। 10 भुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होगा, 10 का भाग दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 36। आज 36 हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए 180 में से 36 को घटा दीजिए, 180 में से 36 को घटाइए, 36 को घटाएंगे आप तो कितना आएगा, कहिए घटाइए। जस जस आपका भुजा बढ़ता जाएगा अंतःकोण के मान का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। यहाँ पे आएंगे 4, 7 में से 3 जाएगा तो 4 और 1,
ध्यान दीजिएगा, 6 4 10 यहाँ पे, ठीक है, 100 हो गया। अब इसी में क्या करेंगे, 144 में इसका गुणा करिएगा, 10 का गुणा कर लीजिए, तो हम कह सकते हैं 1440 होता है। क्या होता है, 1440 होता है, यही आपका होता है, ठीक है। यहाँ पे इसको देख सकते हैं यहाँ, है ना। ये तो वो अंतःकोणों का मान, यानी कि किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग बराबर कितना होता है, तो ये हम लोग लिखते हैं। आइए यहाँ पे बात करते हैं, कोई अगर बहुभुज होता है तो बहुभुज में विकर्णों की संख्या की बात करता है। क्या करेंगे हम लोग, विकर्णों की संख्या, इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, विकर्णों की किसके, तो हम कह सकते हैं बहुभुज के विकर्णों की संख्या। बहुभुज के विकर्णों की संख्या यहां पे कैसे निकालते हैं, बहुभुज के विकर्ण किसे कहते हैं, तो आप लोग जानते हैं। हम अगर वर्ग की बात करते हैं, यहाँ पे पढ़ चुके होंगे, आप जानते होंगे आप लोग, इसके शीर्ष से यदि इसको मिलाया जाए तो एक विकर्ण, इसके शीर्ष से मिलाया जाए तो इसकी एक विकर्ण हो जाए। यानी कि एक वर्ग के अंतर्गत, एक आयत के अंतर्गत कितने विकर्ण होते हैं, 2। एक चतुर्भुज के अंतर्गत होते हैं आपके कितने विकर्ण होते हैं, तो आप कहेंगे 2। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, तो इसकी 4 शीर्ष होंगे, 400 शीर्षों से जब मिलाएंगे यार, तो इसमें 2 ही आपके विकर्ण आपके क्या होते हैं, बनते हैं, 2 विकर्ण। पंचभुज में कितने विकर्ण होंगे, खष्टभुज में कितने होंगे, अष्टभुज में कितने होंगे, 10 भुज अगर हो जाएगा उसमें विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी। यानी इस प्रकार अगर बढ़ता जाता है तब हमारे प्रॉब्लम क्या होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। तो इसको लिए हम लोग एक फार्मूला होता है, इसको लिखते हैं हम n इंटू n माइनस 3/2। n क्या है, तो n है भुजाओं की संख्या। क्या है, n है भुजाओं की संख्या। बहुभुज के विकर्णों की संख्या बराबर होता है n इंटू n माइनस 3/2। अब देख सकते हैं इसका मान 4 भुजा है हमारे पास, इस 4 का मान यहां रख दीजिए, तो लिखेंगे 4, है ना, यहां पर लिखेंगे 4 ऋण 3 और बटा में 2। आगे देखिए 2 से कट जाएगा तो गुणित का चिन्ह है इसलिए कट जाएगा, 2 दूनी के 4, ये 2 हो गया, गुणे लिखेंगे, 4 में से 3 घट जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो 4 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 2 का एकम 2। इस प्रकार चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या 2, ठीक है। त्रिभुज में विकर्णों की संख्या, तो त्रिभुज आपका ये है, इसमें कितने विकर्ण होते हैं, तो ध्यान देंगे इसमें कोई विकर्ण नहीं होता है। और यहाँ देखिए आप काउंट करिएगा, इसमें विकर्ण नहीं होता, इसमें क्या होता है, माध्यिका होती है। इसमें क्या होता है, माध्यिका। आगे हम लोग पढ़ेंगे, भी अभी मैं पढ़ाऊंगा इसको, आपको बताऊंगा यहाँ पे क्या क्या होता है, त्रिभुज में क्या क्या होता है। यहाँ पे तो भुजा हो गया, आयत को भुजा और विकर्ण की बात करता है, लेकिन यहाँ पे विकर्ण नहीं मिलता है, यहाँ पे माध्यिका की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे यार, ये आपका आ गया, इसमें नहीं होता है। अब देखिए इसका मान रख कर चेक कर सकते हैं, n बराबर 3, यानी कि इसको जगह लिखिए, n की जगह 3 रखिएगा, और यहाँ लिखेंगे 3 ऋण 3 और बटा में क्या लिखेंगे 2। देखिए 3 में से 3 जाएगा तो 0, और 0 का 3 में गुणा हो जाएगा तो 0, और 0 बटा में 2 बराबर 0। यानी विकर्णों की संख्या क्या होगी, यहाँ पे 0 होगी। इसमें विकर्णों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। पंचभुज की बात करता है, लीजिए पंचभुज, खष्टभुज, पंचभुज में लिख दे रहा हूं, पंचभुज में विकर्ण की संख्या, ठीक है। 5 भुजा है, इसलिए n की जगह पे 5 रखेंगे, 5 ऋण 3 बटा में क्या लिखेंगे 2। आप देखिए 5 में से 3 घट जाएगा 2, और 2 का 5 में गुणा हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखें 5 गुणे 5 में 3 जाएगा 2, अब बटा में 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा 5। आप देख सकते हैं, मैं बना के दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे पॉसिबल है बनना, ये आपका इस तरह से हमारे पास ये बन जाता है विकर्ण। देखिएगा 5 विकर्ण, ध्यान दीजिएगा, 1 विकर्ण, 2 विकर्ण, 3 विकर्ण, 4 विकर्ण, और ये हो जाएगा 5 विकर्ण, ठीक है। ये आपके पौधगण के विकर्णों की संख्या आपकी ये होगी, ठीक है। खष्टभुज की बात करिएगा थोड़ा सा, आइए खष्टभुज में लिख दे रहा हूं, तब तक इसके शॉर्ट ले सकते हैं आप। खष्टभुज में
विकर्णों की संख्या कितनी होगी? जरूर नहीं कितना ही होगी, ध्यान दीजिएगा, मिटा देना यहाँ पे। कष्टभुज में विकर्णों की संख्या, तो कष्टभुज में विकर्णों की संख्या 6 होती है, क्योंकि 6 भुजा होती है, इसलिए लिखेंगे 6। यहाँ पे लिखेंगे 6 ऋण 3 और बटा में 2, 2 से काट देंगे, 2 के 6। यहाँ पे देखें 3 और 6 में 3 जाएगा 3, 3 गुणे 3 बराबर 9। यहाँ पे ध्यान दिया होगा 5 भुजा था तो 5 था, 4 भुजा था तो 2 था, और 3 भुजा में 1 भी नहीं आएगा, और 6 भुजा में कितनी आ रहा है? तो 9 विकर्ण आ रहे हैं। इसी प्रकार अष्टभुज की बात करिएगा, देखें अष्टभुज में विकर्णों की संख्या बराबर, इसी फार्मूले में रखना है आपको, यही फार्मूला है आपका बस। विकर्ण बराबर क्या होता है? यहाँ पे विकर्ण बराबर, यही आपका फार्मूला रखना है बस, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे बीच में हो गया। अब यहाँ पे अष्टभुज की हो गया, अष्टभुज की बात कर लीजिएगा। 8 भुजा होगा तो कितने विकर्ण मिलेंगे, ये भी देख लेंगे आप। अष्टभुज, अष्टभुज का मतलब 8 भुजा। अष्टभुज में विकर्णों की संख्या बराबर, अष्टभुज में विकर्णों की संख्या बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या n की जगह क्या लिखेंगे आप? 8 ऋण 3 बटा में 2, जो गुणित का है काट देंगे, 2 एकम 2, 2 चौको 8। यहाँ पे लिखेंगे 4 गुणे 8 में से 3 घट जाएगा तो कितना जाएगा? 5 और 5 चौको 20। इस प्रकार विकर्णों की संख्या क्या हो जाएगी? 20। अष्टभुज में विकर्णों की संख्या 20 होती है, ठीक है। अष्टभुज में विकर्णों की संख्या आपकी 20 होती है। ये है आपका बहुभुज था, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग, कुछ त्रिभुज पे हम लोग कुछ चर्चा कर लेंगे अभी, है ना। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, है ना। त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिभुज होता है, त्रिभुज बोला जाता है। त्रिभुज में माध्यिका की बात आती है। त्रिभुज की माध्यिका बात आएगी, शीर्षलंब की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। शीर्षलंब हो जाएगा, शीर्ष लंब। लंबार्धक की बात करता है, लंब अर्धक, लंबार्धक की बात होगा, ठीक है। माध्यिका होगा, शीर्षलंब हो गया, लंबार्धक हो गया। अंतः केंद्र, ठीक है, और बाह्य केंद्र, इनकी कुछ चर्चा करेंगे हम लोग। ये होता क्या है माध्यिका? ये त्रिभुज है हमारे पास, देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका माध्यिका। यहाँ पे ए लिख दिया, इसको बी लिख दिया, इसको सी लिख दिया। तो माध्यिका किसे कहते हैं? तो किसी भी शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? माध्यिका कहलाती है। जान लीजिएगा, किसी भी शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। आइए, इस भुजा का मध्य बिंदु मान लीजिए, सपोज करिए यहाँ पे होगा, इसको अगर हम यहां से इसको मिला देते हैं और इसका मान रख देते हैं d, तो हम कहेंगे CD क्या है? माध्यिका है इसकी। और त्रिभुज की कितनी माध्यिकाएं होंगी? तो 3 माध्यिकाएं। अब इस शीर्ष से इस भुजा का मध्य बिंदु अगर यहाँ पे मैंने लिया और इसको अगर हम यहां से ऐसे मिला देते हैं, दूसरी माध्यिका हो जाएगी, CDE हो गया। इस भुजा का अगर मध्य बिंदु यहां पे होगा और इसको अगर हम ऐसे मिला देंगे आप, इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी? यहां पे हो जाएगी, ठीक है। ये आपका होता है, ठीक है। तो त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं हुई? 3। कैसे कहा क्या कहता है कि किसी भी शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा उस त्रिभुज को क्या कहलाती है? माध्यिका। यहां पे एक चीज पॉइंट ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दे रहे होंगे इस माध्यिका में यहां पे एक चीज यहां पे ये बन रहा है, एक ही चीज पॉइंट पे काट रहे हैं। यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो OB होगा वह OE का 2 गुना होता है। इस रेखा का 2 गुना ये होगा,
इस रेखा का दोगुना ये होगा, इस रेखा का दोगुना ये होगा। इतना आप जान लीजिएगा। जब भी अगर कोई मान देगा, अगर मान लीजिए इसका मान अगर 2 सेंटीमीटर देता है, आप पूछ देगा कि AF बराबर कितना होगा, तो क्या करेंगे, तो 2 तो ये रखिएगा, इसका 2 गुना कर दीजिएगा, 4 होगा, 4 2 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6। अगर इसका मान अगर इस तरह से चित्र में दिया हुआ है, कहता है कि ये माध्यिका है, इसका मान अगर 3 दिया हुआ है, ठीक है, अब पूछ देगा CD का मान क्या होगा, तो 3 ये होगा, और 3 3 6 6 3 9 हो जाएगा। यानी यहां से 3 का 3 गुना कर दीजिएगा, तभी आपका आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार इसकी माध्यिका की बात होती है, माध्यिका कहते हैं हम लोग। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे आई होप आप लोगों को समझ में चीजें आ रही होंगी। शीर्षलंब की बात करते हैं। शीर्षलंब क्या है आपका, तो कोई भी त्रिभुज होगा, उसके शीर्ष से सामने वाली भुजा पे जो अगर लंब डाला जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, शीर्षलंब बोलेंगे। यानी ABC और D, तो AD क्या है, शीर्षलंब है। AD क्या होगा, शीर्षलंब कहलाएगा। AD शीर्षलंब कहलाता है। ठीक है, किसी भी त्रिभुज में उसके शीर्ष से सामने वाली भुजा पे डाला गया लंब शीर्षलंब कहलाता है। शीर्षलंब स्तंभों की संख्या त्रिभुज में कितनी होती है, तो 3 होगी। इस शीर्ष से अगर इस पे लंब डाला जाएगा तो ये भी लंब अंश आएगा। इस शीर्ष से इस पे लंब डाला जाएगा तो ये भी डाला जाता है लंब अंश। इस प्रकार कितने होंगे आपको, तो इसको शीर्षलंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, शीर्षलंब बोलते हैं। आइए, लंब अर्धक किसे कहते हैं, लंब अर्धक। तो लंब अर्धक का मतलब होता है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, मिटा दो उसको। अच्छा यहां पे रहता है, ये त्रिभुज है हमारे पास, सपोज करिएगा ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज का लंबार्धक की बात करता है, तो हम इस त्रिभुज का, इस भुजा का लंबार्धक करेंगे। लंबार्धक यानी यहाँ पे क्या करेंगे, ये कोई दूरी भरेंगे, यहां से चाप काटते हैं और यहाँ पे चाप करते हैं, यानी इस भुजा का लंब का आधा हो जाएगा। फिर यहाँ उसी भुजी से यहाँ पे काटते हैं और यहाँ से काट देते हैं। यही रचना होती है। कोई भी प्रकार में कंपास तुम दूरी भरिएगा और इसके आधे से अधिक दूरी को भरिएगा और यहाँ से ऐसे काटिएगा, यहाँ से ऐसे काट दीजिए, काट दिया यहाँ पे। उसी दूरी से यहाँ से करके ऐसे काटिएगा, उसी को ऐसे काटिएगा। इन दोनों भुजाओं को जब आप मिलाते हुआ तो ये क्या होता है, अर्धक कर देता है। इस भुजा को 2 भागों में क्या करता है, बांट देता है। तो यही आपका हो जाएगा लंबार्धक। ध्यान दीजिएगा, लंबार्धक। उसी तरह से इस भुजा का भी लंबार्धक होगा। यहां से आइएगा, है ना, यहाँ पे काटिएगा, यहाँ पे काटिएगा, यहाँ काटिएगा, इसको केंद्र यहाँ काटिएगा, यहाँ काटिएगा और इसको मिला दीजिएगा तो ये हो जाएगा लंबार्धक। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे आएगा तो ये भी लंबार्धक हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं लंबार्धक आपस में क्या होते हैं, मिलेंगे। आज जहां पे लंबार्धक मिलते हैं उसी को बोला जाता है बाह्य केंद्र। त्रिभुज का बाह्य केंद्र या परिकेंद्र। लंबार्धक जब यहाँ पे आपस में काटते हैं उसको क्या बोला जाता है, हम लोग यहाँ पे लंबार्धक को ही बोला जाता है। जो जहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा वो केंद्र कहलाता है, उसको बोलते हैं बाह्य केंद्र या परिकेंद्र बोलते हैं। न्यून कोण का अंदर होगा, अधिक कोण का भी अंदर होगा। और यहाँ पे जान लेंगे समकोण का जो है उसका विकर्ण वाली भुजा हो जाती है। अधिक कोण का जो लंबार्धक होता है वो बाहर होता है। अधिक कोण का मतलब होता है, अधिक कोण किसे बोलते हैं हम लोग, ये अभी मैंने बताया आप लोगों को। चलिए उसको भी बता दे रहा हूं अभी। ठीक है, अधिक कोण को बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज, है ना। इसलिए अधिक कोण हो जाएगा, इसका एक कोण का मान अधिक कोण होता है, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं हम लोग, है ना। इसका आधा करिएगा तो देखिए यहाँ पे जाएगा, इसका आधा करिएगा तो देखिए यहाँ पे जाएगा, और इसका आधा करिएगा तो देखिए यहाँ जाएगा। ये जाता है जहाँ पे, तो ये आपस में कहीं ना कहीं जाकर के ये मिलेगा। जब मिलता है इसका परिकेंद्र जो है बाहर होता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस पे अंतर केंद्र पे आ गया हूँ, तो अंतर केंद्र जानेंगे। यहाँ अंतर केंद्र किसे कहते हैं, तो किसी भी त्रिभुज के त्रिभुज होगा, ये कोण होगा, ये कोण का आधा अर्धक, इस कोण का अर्धक ऐसे करिएगा, इस कोण का अर्धक ऐसे करिएगा, इस कोण का अर्धक ऐसे करिएगा। ये जहां पे मिल जाएगा वही आपका अंतः केंद्र कहलाता है। क्या करेगा, अंतः केंद्र। जहां पे लंबार्धक जो है आपका त्रिभुजों के कोणों का आधा करिएगा, आधा करके यहाँ पे जो रेखा बना दीजिएगा, इसका आधा करके
इसको आगे बढ़ा दीजिएगा, इसका आधा करके आगे बढ़ा दीजिएगा। और जब आगे बढ़ाएंगे यहाँ पे कहीं ना कहीं ये तीनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, जहां काटेंगी वही उसका क्या हो जाता है, अंतः केंद्र कहता है, वही अंतः केंद्र कहलाता है। मिस हो गया है थोड़ा सा मुझसे, मिस क्या हो गया है, त्रिभुज के प्रकार मैंने नहीं बताया है, त्रिभुज के प्रकार जान लीजिए आप, ठीक है। त्रिभुज के प्रकार आपने देखा, लंबाधर किसे कहते हैं, अंतःकेंद्र किसे कहते हैं, परिकेंद्र किसे कहा जाता है, माध्यिका किसे कहते हैं हम लोग, शीर्ष लंब किसे कहा जाता है, ये सारी चीजें त्रिभुज के अंतर्गत आपने जान लिया। हम बात करते हैं त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार अर्थात कोणों के आधार पर बांटा गया है और भुजाओं के आधार पर। कोणों के आधार पर, तो कोण के आधार पे बोला जाता है, कोणों के आधार पे तीन है, इसको बोलते हैं न्यून कोण, त्रिभुज, त्रिभुज ये त्रिभुज लिखा है, मैं चिन्ह बना देता हूं, ठीक है। न्यून कोण त्रिभुज, फिर होता है समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। ये हुआ आपके कोणों के आधार पे। यहां पे आएगा भुजाओं के आधार पे, भुजाओं के आधार पे बात करता है आप विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, जानिएगा त्रिभुज, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर के एक और चीज बन जाता है, समकोण और समद्विबाहु को मिलाकर के बोल एक बनता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। ऐसे होता है मुख्यतः अगर कहा जाए तो तीन कोण के आधार पे और तीन भुजाओं के आधार पे। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, न्यून कोण का मान अभी हमने बताया था, पिछली कक्षा में बता चुके हैं हम लोग, हम कि न्यून कोण का मान क्या होता है, तो न्यून कोण उसे कहा जाता है जिसका मान, जिस कोण का मान 0 से अधिक और 90 से कम होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। और न्यून कोण में यहां बोला जाता है जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण न्यून कोण, यदि प्रत्येक कोण का मान 90 से कम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे इसका अगर सिंबल हम लोग बनाए तो ये होता है, देखिए ये 90 से कम है, ये भी 90 से कम है और ये भी 90 से कम है। अगर ये 90 से कम है तो ये न्यून कोण त्रिभुज है। समकोण किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज का एक कम से कम एक कोण का मान जो होता है 90 अंश होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक कोण का मान 90 अंश, देख लें एक कोण का मान ये आपका 90 अंश होगा, तो ये समकोण त्रिभुज की रचना हो जाती है। अधिक कोण, किसी भी त्रिभुज का एक कोण जो है अगर अधिक कोण होगा, 90 से ज्यादा होगा और 180 अंश से कम होगा तो हम लोग उसे अधिक कोण कहेंगे। विषमबाहु किसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, तीनों भुजाएं अलग अलग हो, तीनों भुजाएं समान नहीं होती हैं, उस त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज बोलेंगे। समबाहु किसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, जब तीनों भुजाएं बराबर होती है तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं, ये और ये, ठीक है। मान लीजिए 60 अंश ये होता ही है, ठीक है। 60 अंश का होगा तो जब 60 होगा तो कहते हैं बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, तो भुजाएं भी बराबर होती है, कोण भी बराबर हो जाता है। यहाँ समद्विबाहु किसे कहते हैं, जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे समद्विबाहु। और यहां पे बात आती है, कहता है समकोण समद्विबाहु किसे कहते हैं, तो जब कहते हैं एक कोण का मान 90 अंश हो और दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं, ये बराबर हो, जब दो भुजाएं बराबर होंगी तो दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर, ये भी 45 और ये भी 45। इस कोण को अगर बोलेंगे हम लोग तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज इसको हम लोग बोला जाता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर किसी पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, जो नए चैनल में होंगे वो सब्सक्राइब करिएगा, जिससे
कोई भी वीडियो अगर डाला जाएगा तो इसमें आपको नोटिफिकेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका लाभ तुरंत प्राप्त कर सकें आप। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, तो भी ये कैसा वीडियो लगा आप कमेंट करिएगा। इसके आगे क्या पढ़ना चाहते हैं आप प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपकी बातों को समझूं और आपको वो टॉपिक को पढ़ाने की कोशिश करूंगा। आपको अगर इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम आई होगी, अगर समझ में नहीं आया होगा, प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद।